गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफ़ा। वेलकम टू दिस शॉर्ट पॉडकास्ट ऑन ईसीजी इंटरप्रिटेशन। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, ईसीजी जो है वो जो एमरजेंसी होती है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अक्सर आपके पास पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन के साथ। अच्छा, चेस्ट पेन आपकी बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। वो कार्डिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, वो लंग्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है जिसमें प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है। इसी तरीके से वो आपका कोई इन्फेक्शस डिजीज़ की वजह से हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, इस तरीके से। और आपका वो एक और वजह से भी हो सकता है जो कि हमारे पास होती है गर्ड, ठीक है। गर्ड में क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़। तो बहुत सारी वजह से हो सकता है। बहरहाल आपको पहली बारी में तो नहीं पता होता किस वजह से हो रहा है, तो सबसे पहली जो चीज़ आप करते हैं वो करते हैं ईसीजी। अच्छा, ईसीजी करने के बाद कर तो ज़्यादातर लोग लेते हैं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता करना, लेकिन उसको फिर बाद में रीड करना होता है जो कि मुश्किल पार्ट होता है, इस हवाले से कि आपको क्राइटेरिया याद रखना होता है। ईसीजी देखते कैसे हैं, आप लोग देख रहे होते हैं अभी कैसी लाइनें वाइनें जा रही हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर, तो समझ नहीं आ रहा। तो उसको आसान करने के लिए ये हमने एक पॉडकास्ट रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम केस डिस्कशन करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ईसीजी कितनी इंपॉर्टेंट है रीड करना, और आसान भी बहुत है, इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास है मिस्टर अली खान, उनकी एज है 55 ईयर्स ओल्ड और ये मेल हैं, जेंडर मेल। और इसके अलावा इनकी चीफ कंप्लेंट जो है वो है चेस्ट पेन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की। अब इनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, हिस्ट्री का है कि मिस्टर अली खान प्रेजेंट टू द ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन दैट हैज़ बिन प्रेजेंट टू फॉर पास्ट आवर, ठीक है। कुछ आधे घंटे से उनको चेस्ट पेन हो रहा है, ये इस तरीके से आया हमारे पास। ही डिस्क्राइब द पेन एज प्रेशर लाइक सेंसेशन। उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है जैसे सीने पे कोई चीज़, भारी चीज़ रखती है, इस तरीके से प्रेशर हो रहा है इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, हर हिज चेस्ट। अच्छा, विच रेडिएट टू हिज लेफ्ट आर्म, वो रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म पे। बहुत क्लासिकल प्रेजेंटेशन जारी है, चेस्ट पेन लेफ्ट हैंड एमआई की तरफ बहुत क्लासिकल जारी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन से ही हमें पता लग रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो रिपोर्टेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग डिजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, बहरहाल। एंड स्वेटिंग, ठीक है, पसीने भी आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्वेटिंग, तो ये आपका जा सकता है कि हार्ट फेलियर की तरफ भी पेशेंट हो सकता है, पता नहीं है। ही डिनाइड एनी प्रीवियस एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन, इनको आज से पहले कभी नहीं हुआ था पाल्पिटेशन या डिजीनेस। ही हैज़ अ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। अब ये हमें एमआई की तरफ लेके जा रहा है कि उनको हाइपरटेंशन भी है और हाइपरलिपिडी। अच्छा जी, हाइपरलिपिडीमिया मींस लिपिड लेवल हाई है बॉडी के अंदर, जिसके लिए वो मेडिकेशन ले रहे हैं मुसलसल। तो एक ये उन्होंने बात हमें बता दी। अच्छा जी, अभी तक जो मुझे केस लग रहा है वो टोटल एमआई की तरफ लग रहा है, क्योंकि क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, इससे प्रेशर लाइक मतलब पेन है उनका, ऐसा लग रहा है कोई भारी सी चीज़ है चेस्ट पे। उसके बाद वो रेडिएट कर रहा है किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, ये बहुत एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। और दूसरी चीज़ हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री में उनको हाइपरलिपिडीमिया है, तो ये भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरफ या अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तरफ लेकर जा रहा है। बहरहाल आगे चीज़ करते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं, सबसे पहले आपको पता है सारी चीज़ें करने के बाद हम हिस्ट्री लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इनकी फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने करा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो हमने इनको देखा तो ये एनॉक्शियस थे, माइल्डली डिस्ट्रेस थे। जाहिर बात है, किसी की चेस्ट पेन हो रहा हो तो जाहिर उसकी कंडीशन दिखने में भी थोड़ी इस तरीके की होती है। उसके बाद उनका बीपी जो था वो नॉर्मल रेंज में था, 140, मतलब थोड़ा समझ लें हाइपर टेंशन की स्टेज पे बस जाने ही वाले हैं, 140 190 और 140 90 mmHg। उसके अलावा हार्ट रेट जो था 90 बीट्स पर मिनट, ये भी नॉर्मल है, 60 to 100 होता है, ओके कोई बात नहीं। रिस्पायरेटरी रेट 18 ब्रेथ्स, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा जो होता है वो 25 से ऊपर जब होता है, 25 से ऊपर जब होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो अब पता लग गया कि लंग्स रिलेटेड भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल और क्या चीज़ है इनको, तो ब्लड प्रेशर 140 है, हार्ट रेट 90, रिस्पायरेटरी रेट 18, चेस्ट ऑस्कल्टेशन रिवील्ड नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। तो हमने देख लिया कि लंग्स के अंदर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरक्स का केस भी तो हो सकता है, उसके अंदर भी तो चेस्ट पेन होता है, उनको वो भी नहीं था। नो साइंस ऑफ पेरिफेरल एडीमा। पेरिफेरल एडीमा किस लिए देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें लगा हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो हार्ट अटैक के अंदर एडीमा हो जाता है, तो पेरिटिबियल एडीमा या पेरिफेरल एडीमा, तो वो भी इनको नहीं था। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें तो मौजूद नहीं थी, तो अब सबसे बड़ा काम जो हम करते हैं, सो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है ईसीजी। तो हमने इनकी ईसीजी ऑर्डर कर दी और ईसीजी जो हमारे पास आई वो ये इनकी ईसीजी आई। अब ईसीजी जिसको देखनी आती है तो उसके लिए ये बहुत 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से भी कम का काम है कि वो देखेगा और वो ईज़िली बोल देगा अच्छा ठीक है यार ये हुआ है इसको, ठीक है कंफर्म हो गया, या फिर जो भी मैं सोच रहा था एमआई है कि नहीं है या फिर क्या चीज़ है
मतलब इनिशियल जो डायग्नोस होता है उसको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ईसीजी देखनी नहीं आती तो आप इसको देख रहे होंगे, आप बोल लोगे क्या डब्बे शब्बे बने हुए, वेव्स गुजर रही हैं इतनी सारी, 1 2 3 4 AVL AVF क्या लिखा हुआ है, 1 2 V1 V2 V3। अच्छा, अब इतनी बेसिक तो, अब ये भी मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर इतनी बेसिक तो लोगों को आती है, थोड़ी बहुत तो लोगों को पता होती है ईसीजी, ठीक है। बहरहाल मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं देखनी आती, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब ईसीजी हम देखते हैं, हम देखते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ईसीजी के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ये इस तरीके से दिख रहे हैं वेव्स, ठीक है, ये एक दिख रहा है, फिर ऐसी आपको सेम दिख रहे हैं ना, ये आगे सारी चीज़ें सेम दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास ये क्या होता है, ये वेव्स क्या क्या नाम होते हैं इनके, हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वेव्स होती हैं, आगे चलें, हाँ, तो सबसे पहले आपको जो वेव दिख रही होती है वो होती है पी वेव, जो हल्का सा ऊपर की तरफ आ रही होती है वो पी वेव होती है। उसके बाद पी वेव के बाद एक सीधी लाइन आ जाती है, सीधी लाइन जो आती है उसको हम कहते हैं PR सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास QRS, जिसको हम QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि आपको इस तरीके से दिखता है। उसके बाद इसको थोड़ा हम क्लियर कर दें, इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं, ये ECG QRS कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर एक और सीधी लाइन आ जाती है S वेव के बाद, जिसको हम कहते हैं ST सेगमेंट, और उसके बाद आपकी एक वेव आ जाती है छोटी सी T वेव। अच्छा, अब ये सारी वेव्स जो होती हैं ये किस लिए ECG के अंदर दिख रही होती हैं, बेसिकली ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बता रही होती हैं। जैसे कि अभी आप इस ECG को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ वेव्स दिख रही होंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरा हार्ट का फंक्शन दिख रहा है। जैसे कि जब मैं पी वेव को देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हार्ट के जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रियम के अंदर करंट चला गया। उसके बाद जब मैं ST PR सेगमेंट देखता हूँ तो PR सेगमेंट देखते ही मुझे पता लग जाता है कि करंट जो है वो AV नोड पर रुक गया। इसी तरीके से मैं QRS कॉम्प्लेक्स देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरीके से जब मैं ST सेगमेंट देखता हूँ तो मुझे पता है कि वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टेट के अंदर हैं। और जैसे ही मैं T वेव देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि जो वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा एक यू वेव भी हमें दिखती है। यू वेव नॉर्मली तो नहीं दिखती, कभी कभार दिखती है, और इसकी थ्योरी ये है कि जो हार्ट में आपके पेपलरी मसल्स होते हैं जो कि वेल्व्स को पकड़े हुए होते हैं, ये अमूमन उसके लिए हो सकती है। बहरहाल उसकी कंफर्मेशन नहीं है, कोई थ्योरीज हैं इस पर, तो वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो बहरहाल आपको यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं ECG के, जो कि मैंने बताया मुझे इसमें बहुत सारी हार्ट के फंक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनका बेसिक भी आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। अच्छा जी, अब चलें ECG बॉक्सेस पे। अब आप देखते हैं ECG पेपर के अंदर कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो इन बॉक्सेस को हम सिर्फ इसमें डिवाइड कर लेते हैं कि एक लार्ज बॉक्सेस होते हैं और लार्ज बॉक्सेस के अंदर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिकली ये होते किस लिए। तो सबसे पहले एक लार्ज बॉक्स हम ले लेते हैं ECG पेपर में से, ये जो हमने एक लार्ज बॉक्स ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, एक लार्ज बॉक्स ले लिया। अब इस लार्ज बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो वर्टिकली 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे तक, और हॉरिजॉन्टली भी कितने बॉक्सेस हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टली ले लें यानी कि सीधी लाइन में 1 2 3 4 5, तो यानी कि एक लार्ज बॉक्स में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितने कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हम जो कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे होते हैं ECG के अंदर। तो हर बॉक्स का मतलब कुछ ना कुछ होता है, तो जाहिर बात है ECG है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे हैं, तो इसको हम एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको एम्पलीट्यूड के अंदर देख रहे होते हैं तो एक बॉक्स का साइज जो होता है, ठीक है, एक बॉक्स का साइज, ECG वेव बन रही होती है ना, कोई दो बॉक्सेस के अंदर बन रही होती है, कोई 3 बॉक्सेस के अंदर बन रही होती है, तो ये बॉक्सेस का हाइट होती है ना, तो हाइट को हम देखते हैं ECG के अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर। तो एक बॉक्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक है। एक बॉक्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0.1 मिलीवोल्ट। अगर मैं बोलूँ कि टोटल लार्ज बॉक्स का कितना हो गया एम्पलीट्यूड, तो आपको पता है एक टोटल लार्ज बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, 5 बॉक्सेस, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो 5 0.1 को अगर मैं 5 दफ़ा ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो एक लार्ज बॉक्स का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.5। अगर फर्ज करें कोई वेव एक टोटल लार्ज बॉक्स के अंदर बनती है तो इसका मतलब उस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, 0.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये बेसिक हमने एम्पलीट्यूड की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टली देखी जाती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली जब देखी जाती है तो एक बॉक्स जो होता है, जैसे उसकी हाइट 0.1 मिलीवोल्ट होती है, इसी तरीके से उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है सेकंड्स के अंदर 0.04 सेकंड। और इसको आसान करने के लिए हम लिख देते हैं 40 मिली सेकंड,
ठीक है, 40 मिलीसेकंड, यानी कि एक बॉक्स स्मॉल बॉक्स जो है उसकी 40 मिलीसेकंड ड्यूरेशन है। इसी तरीके से अगर हम बोले एक लार्ज बॉक्स की कितनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने गिन लेना है एक लार्ज बॉक्स में स्मॉल बॉक्सेस कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। तो यानी कि ड्यूरेशन कितनी हो गई, अगर मैं एक की 40 है, 40 40 40 तो मतलब कितने हो गए 160, 160 के बाद आपने और 40 मिलाए तो तकरीबन आपके कितने, सॉरी 40 40 80, 80 के अंदर 40 120, 120 के अंदर 40 160, 160 के अंदर 40 200। तो एक लार्ज बॉक्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, 200 मिलीसेकंड। तो अब हम दो चीज़ों में ईसीजी में बात करेंगे, एक बात करेंगे एम्पलीट्यूड की और दूसरी बात करेंगे हम ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं और जो हम क्या नाम है एम्पलीट्यूड देखते हैं वो वर्टिकली देखते हैं, हाइट के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक बात हो गई। तो अब चलते हैं जल्दी से, जो हमारा डायग्नोसिस क्या बन रहा था पेशेंट का, हम कैसे देखते हैं। अब हमें ईसीजी का क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो ईसीजी अगर चेंजेस जो STEMI क्या नाम है स्टेमी में होते हैं, यानी कि ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के अंदर जब आपके ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका क्राइटेरिया है एलिवेशन मेजर्ड एट जे पॉइंट, जे पॉइंट पे एलिवेशन मेजर्ड होती है। जे पॉइंट क्या चीज़, जे पॉइंट आपका ये एंड होता है जहाँ पर आपकी एस वेव बिल्कुल एंड हो रही होती है। तो ये एस वेव का जो एंड होता है, एंड पॉइंट, इसको हम जे पॉइंट कहते हैं। ये हमारी ईसीजी थी, थोड़ी शरारत कर रही है, हाँ, इसको हम कहते हैं जे पॉइंट। ठीक है, जे पॉइंट ये होता है जो पर आपकी एस वेव खत्म हो रही होती है 12। तो इस साइड से हम देखते हैं ST सेगमेंट की एलिवेशन। अब ये ST सेगमेंट सीधी लाइन पर मौजूद है, हम कहाँ से देखेंगे, जहाँ से ईसीजी वेव स्टार्ट हो रही होगी। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन पर मौजूद होता है और नॉर्मली ये ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है। अच्छा जी, जब लेकिन अगर हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के अंदर या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसे कहते हैं, तो इसके अंदर ये एलिवेट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं इसके क्राइटेरिया कितना एलिवेट होना चाहिए, अब हम उसको फॉलो करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ ST एलिवेशन कितनी होनी चाहिए, तो ST एलिवेशन होनी चाहिए आपकी एक्सेप्ट किस छोड़, कौन सी लीड छोड़ के, एक्सेप्ट V2 V3 छोड़कर, सिर्फ V2 V3 छोड़कर, आपने देखी थी पीछे बहुत सारी लीड्स थी, अभी आपको फिर दिखाऊंगा, फिर दोबारा दिखाऊंगा, उनको छोड़कर हर लीड में अगर आपका ST एलिवेशन 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पेशेंट को MI है। क्या चीज़, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, V2 V3 को छोड़कर बाकी किसी भी लीड के अंदर आपके पेशेंट में अगर 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा ST सेगमेंट एलिवेशन है तो इसका मतलब उस पेशेंट को MI है। ठीक है, अब आपको पता है 0.1 मिलीवोल्ट हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर फर्ज करें एक बॉक्स कितना होता है, आपको बताया था मैंने 0.1 मिलीवोल्ट का। अगर आपका ST सेगमेंट एक बॉक्स से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि एक बॉक्स 0.1 होता है, अगर 0.1 से ऊपर हो गया तो इसका मतलब 0.1 से ऊपर हो गया, इसका मतलब आपके पेशेंट को MI है। अब सिंपल बात है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अच्छा, V2 और V3 का क्या क्राइटेरिया है, V2 और V3 का क्राइटेरिया ये कि अगर मैन अगर 40 साल से कम उम्र का है तो इसमें 0.025 मिलीवोल्ट यानी कि हाफ लार्ज बॉक्स, मतलब अगर मैं 0.5 को, सॉरी हाफ लार्ज बॉक्स सही, 0.5 को आधा कर लूँ तो कितना हो जाता है 0.25, यानी कि एक लार्ज बॉक्स जो आधा है, अगर एक लार्ज बॉक्स से आधे से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो उसको हम कहेंगे ST सेगमेंट एलिवेशन। इसी तरीके से अगर 40 साल से उम्र का ज़्यादा है तो उसमें हम 0.2 मिलीवोल्ट लेते हैं, और वुमेन कोई सी भी एज की हो उसमें हम 0.15 मिलीवोल्ट लेते हैं। ये सिर्फ स्पेशल क्राइटेरिया किसका है, V2 और V3 का, सिर्फ, बाकी हर लीड के अंदर कितना है 0.1 मिलीवोल्ट। अच्छा जी, अब हम अपना पेशेंट का देख लेते हैं। अब आपको सब चीज़ें पता लग गई हैं, क्राइटेरिया पता लग गया है, सारी चीज़ें पता लग गई हैं। अब हम चलते हैं पेशेंट पे। तो पेशेंट पे चलने से पहले ST सेगमेंट किस किस तरीके से एलिवेट होता है, तो दो तरीके से एलिवेट होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया P वेव होती है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, T वेव होती है, और जहाँ S वेव से T वेव तक जहाँ ये सीधी लाइन होती है इसको हम ST सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ST सेगमेंट दो तरीके से एलिवेट होता है, एक तो आपका एलिवेट होता है S वेव के साथ, ठीक है, ये S वेव के साथ एलिवेशन हुई है, और एक नीचे आपका होता है विदाउट S वेव। ठीक है, यानी कि S वेव आपकी नीचे ही है और उसके अलावा ST सेगमेंट एलिवेशन हो गया। तो आपको शेप दोनों में से कोई भी दिख सकती है, बस आपने ये सीधी लाइन को देखना है ये कितनी एलिवेट हुई है, और ये एलिवेट कितनी होनी चाहिए, हर लीड के अंदर 0.1 मिलीवोल्ट एक्सेप्ट V2 एंड V3, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी किसी भी लीड में 0.1 मिलीवोल्ट से ऊपर होगी तो इसको हम कहेंगे ST सेगमेंट एलिवेशन। तो चलें अब सबसे पहले इसी के अंदर देख लेते हैं। अब इस ECG के अंदर अगर आप देखें तो ये लार्ज बॉक्स है, ठीक है,
ये लार्ज बॉक्स है, ठीक है। एसटी सेगमेंट किधर होता है, हमने बोला क्यू वेव की रेफरेंस से देखते हैं तो तकरीबन आपका एसटी सेगमेंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पेशेंट का एसटी सेगमेंट यहाँ नहीं है, इतना ऊपर हो गया है। अब हम देखते हैं एक स्मॉल बॉक्स कितना होता है 0.1 मिलीवोल्ट, तो 0.1 0.1 0.1 तो ये कितना हो गया एलिवेट 0.3 मिलीवोल्ट, 0.3 मिलीवोल्ट 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है जी, बिल्कुल ज़्यादा है, तो ये पेशेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन का पेशेंट है, बिल्कुल ईजी है। ये एक लार्ज बॉक्स है, आपको पता है एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4 5 और हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम असल पेशेंट की देख लेते हैं। अब असल पेशेंट की हम ईसीजी अगर देखें तो यहाँ पर तो हमने देख लिया, चलें यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पेशेंट के एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुआ है लीड 3 के अंदर, लीड 2 के अंदर। अब लीड 2 के अंदर अगर हम जूम करें तो आपको स्मॉल बॉक्सेस इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं, क्योंकि असल ईसीजी पेपर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी वेव्स दिख रही होती हैं, इसलिए बॉक्स थोड़े छोटे होते हैं। तो इसको हम अगर और जूम कर सकें, मेरे ख्याल से हम इतना ही जूम कर सकते हैं इसको, तो इसको इतना जूम करने के बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है, यहाँ से सीधी लाइन है और ये जितना हिस्सा ऊपर का है वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। अब हम पीछे चल के देख लेते हैं, पीछे जाके मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर हमें दिख जाएगा जो असल पेशेंट की ईसीजी थी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कितना एलिवेट हुआ है, ये एक लार्ज बॉक्स है, ये एक लार्ज बॉक्स है पेशेंट का, ठीक है। लार्ज बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्सेस हैं। अब कितने स्मॉल बॉक्सेस हुआ है, तकरीबन 1 और 2 और तकरीबन 3, तो 0.3 मिलीवोल्ट इस पेशेंट का एसटी एलिवेशन हुआ है। तो यानी कि 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा का है, तो ये सीधा सीधा एसटी एलिवेशन का पेशेंट है। इस पेशेंट को एमआई है। अच्छा, 12 एमआई के अंदर और क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अब आप देख रहे हैं इतनी सारी लीडों के अंदर है, लीड 3 के अंदर भी है, लीड 2 के अंदर भी है, लीड 3 के अंदर भी है, इसके अलावा एवीएफ के अंदर भी है। तो इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब इतनी सारी आपके पास लीड्स होती हैं, हमारा लीड्स को देख रहे होते हैं, तो ये लीड्स डिफरेंट पोजीशंस बताती हैं हार्ट की। अच्छा, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जाहिर बात है हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है उस डिटेल के अंदर जाने का। बहरहाल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो लीड 2, 3 और एवीएफ होता है, इसका मतलब होता है हार्ट का कौन सा बॉर्डर, इस्कीमिक है, इन्फीरियर बॉर्डर। तो इस पेशेंट को इन्फीरियर बॉर्डर मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है, इस पेशेंट को, क्योंकि इसकी लीड 3, 2, 3 एंड एवीएफ के अंदर मायोकार्डियल क्या नाम है एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। अगर फर्ज करें यही एसटी एलिवेशन इसका V1, V2, V3 और V4 के अंदर होता तो इसका मतलब इसकी हार्ट की कौन सी वॉल इस्कीमिक हो गई है, एंटीरियर वॉल। अच्छा जी, इतनी डिटेल्स हम बात करेंगे। हम करा रहे हैं अपना ईसीजी का कोर्स, आप हमारे वो ईसीजी का कोर्स ज्वाइन करें। यहाँ पर दिखा दिया आपको दोबारा से कि लीड 2, 3 और एवीएफ के अंदर एसटी एलिवेशन है, बाकी एवीएल के अंदर एसटी डिप्रेशन है। एसटी डिप्रेशन क्या होती है आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये पेशेंट को था एसटी सेगमेंट एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कौन सी वॉल, इन्फीरियर वॉल, और इसी चीज़ का हम कोर्स करा रहे हैं ईसीजी का डिटेल के अंदर, बिल्कुल एक एक चीज़ बेसिक्स से। जैसे कि अभी तो हम बहुत तेज़ी से आपको मैंने बता दिया कि ये वेव होती है, ये वेव होती है, लेकिन एक एक वेव की पैथोलॉजी, एक एक वेव में हमें क्या क्या दिखता है। एमआई के अलावा आपके पास बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, अरीथमियास, ठीक है, इसी तरीके से आपका ब्रुगाडा सिंड्रोम, बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सारी चीज़ें आप ईसीजी के अंदर कैसे देख सकते हैं। ईसीजी की एक एक वेव का मतलब क्या होता है, ये सारा हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। आप डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी में ईसीजी इंटरप्रिटेशन का कोर्स ज्वाइन करें। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर पेशेंट का क्या। अच्छा, पेशेंट का सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन का जब पेशेंट होता है तो हम क्या करते हैं, एसटी जब ये हमें ईसीजी मिल गई, ईसीजी के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं फौरन कार्डिक मार्कर करते हैं। कार्डिक मार्कर में ट्रोपोनिन होता है जो मेन मार्कर होता है किसके अंदर, एमआई के अंदर, ठीक है। ट्रोपोनिन को करते हैं, अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ जाता है तो इसको हम कह देते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टेमी, ठीक है, स्टेमी कह देते हैं। स्टेमी पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट का शॉर्ट तरीका होता है जिसको हम कहते हैं मोना। मोना क्या चीज़, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन और क्या नाम है, मोना, हाँ, एस्प्रिन, ठीक है, ए से एस्प्रिन आ जाता है हमारे पास। तो हम मॉर्फिन देते हैं पेन के लिए, ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट की ऑक्सीजन ब्रेक, क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब ये होता है कि हार्ट को सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं पेशेंट को। और दूसरी चीज़ नाइट्रोग्लिसरीन पेन रिलीफ करती है, वेजोडाइलेशन करती है, और एस्पिरिन जो है वो फर्दर अटैक से बचाती है। और इसके अलावा बहुत सारी फिर आगे ट्रीटमेंट चलती रहती है। और इसके अलावा फिर पेशेंट का आपने
PCI के लिए भेजना होता है, परकुटेनियस इंटरवेंशन, यानी कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वे जो नर्व है कितनी ब्लॉक हुई है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें, हम सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बात करेंगे। कोर्स के अंदर ECG के सारी डिटेल में बात करेंगे, और आप हमारे डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।